हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज से जो हम लोगों का सेशन शुरू होने वाला है कि उर्दू पेडागोगी प्रैक्टिस सेट के तौर पे शुरू होगा। इसमें क्या है, अहम अहम सवालात के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और साथ साथ उसकी मुकम्मल वजाहत के साथ भी बहस किया जाएगा। और इसमें ये भी देखा जाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। 2018 से लेकर अब तक के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट में, और उसमें उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट और उर्दू लैंग्वेज सेकंड के लिए जो सवालात पूछे जा चुके हैं उन पे क्या है कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आगामी परीक्षा में सीटेट के लिए जो संभावित प्रश्न हैं, जो मुमकिना प्रश्न हैं, उनके ऊपर भी क्या है हम लोग बात किया जाएगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि दुरुस्त नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? दुरुस्त नहीं है कि ज़बान की हुसूलियाबी से मुतालिक, जिसको हम क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है इंग्लिश में, के मुतालिक ज़बान कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सभी तलबा में ज़बान की हुसूलियाबी की फितरी सलाहियत होती है। क्या है? ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है दुरुस्त नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये हुसूलियाबी में फितरी सलाहियत पाई जाती है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी के लिए उसूल सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी बरवक्ती सही हो जाएगा। क्योंकि जो ज़बान की हुसूलियाबी में कोई भी उसूल नहीं सिखाए जाते। ये क्या है, अपने माहौल के ज़रिए, अपने वातावरण के ज़रिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के ज़रिए, अपने मित्र संगति के ज़रिए, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से, अपने घर वालों से क्या है जो ज़बान सीखता है तो उसको क्या है कि वो अचानक से सीखता है। उसके लिए कोई भी इसम फेल हर्फ वगैरह या जो उसूल होते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, जो रूल होते हैं, उसके बारे में वो क्या है कि अलग से पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसको, जिसको हम मादरी ज़बान के रूप में भी जानते हैं कि बच्चा मादरी ज़बान के लिए आपको कोई भी उसूल सिखाया नहीं जाता। तो इस एतबार से यहाँ पे अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी आसान तरीका जिसको बच्चे घरेलू माहौल में रहकर सीख सकते हैं। ये भी सही, ये भी क्या है उस एतबार से दुरुस्त नहीं है पूछा, तो ये क्या है, ये भी हुसूलियाबी के अंतर्गत आता है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी बग़ैर स्कूल गए मुमकिन है। तो सही है कि ज़बान की हुसूलियाबी क्या है, बग़ैर स्कूल गए मुमकिन है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका लैंग्वेज लर्निंग के अकॉर्डिंग है कि जिसको हम क्या है कि ज़बान की आमोजिश कहा जाता है। ये क्या है, हुसूलियाबी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ज़बान की आमोजिश आएगा कि ज़बान की आमोजिश के लिए उसूल सिखाए जाते हैं। तो और पूछा जा रहा है कि दुरुस्त नहीं है, तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन जो बताए गए हैं, चाहे वह सभी तलबा में ज़बान की हुसूलियाबी की फितरी सलाहियत होती है, ये भी क्या है हुसूलियाबी के अंतर्गत आता है। और फिर तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी आसान तरीका है जिसमें बच्चे घरेलू माहौल में रहकर सीख जाते हैं, ये भी क्या है ज़बान की हुसूलियाबी में आता है। और फिर उसके बाद क्या है, चौथे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी बग़ैर स्कूल गए मुमकिन है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, ज़बान की हुसूलियाबी के अंतर्गत ही आता है। जो अंतर्गत नहीं आता वो क्या है कि ज़बान की हुसूलियाबी के उसूल सिखाए जाते हैं, बल्कि क्या है कि ज़बान की आमोजिश के उसूल सिखाए जाते हैं, न कि ज़बान की हुसूलियाबी के। ठीक, तो ये इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवायद की तदरीस के लिए बेहतर तरीक़ेकार है। कवायद की तदरीस के लिए कौन सा बेहतर तरीक़ेकार है? क्या इस्तक़राई तरीका है, इस्तख़राजी तरीका है, या बुलंद ख़ानी का तरीका है, या किताबी तरीका है? तो जो कवायद की तदरीस के लिए जो बेहतर तरीक़ेकार है वह इस्तक़राई तरीका है। इस्तक़राई तरीका, ठीक। अब इस्तक़राई तरीके के बारे में हम लोग क्या है कि वजाहत के साथ देख लेते हैं कि इस्तक़राई तरीका हकीकतन होता क्या है। कि अब इस्तक़राई तरीका एक नफ्सियाती तरीक़ेकार है जिसमें ख़ास तजर्बात और मिसालों के ज़रिए आम वसूलों की तामीर की जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले मिसाल बताए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है कोई उसूल या नियम बताए जाते हैं। इसके ज़रिए बच्चे आसान तसव्वुरात की मदद से जदीद इल्म की हुसूलियाबी करते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस्तक़राई तरीके को तजज़ियाती निज़ाम यानी एनालिसिस सिस्टम या विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर ठीक, ये तरीक़ेकार तिफ़्ल मरकूज़ है,
जो तलबा को करके सीखने पर जोर देता है। अब देखिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या है कि किस तरीक़ेकार को एनालिसिस सिस्टम या विश्लेषण प्रणाली कहा जाता है, तो वह क्या है, इस्तक़राई तरीका है। और फिर उसके बाद ये तरीक़ेकार जो कि इस्तक़राई तरीक़ेकार जो है ये क्या है, तिफ़्ल मरकूज़ है और तलबा इसमें खुद करके सीखने पर जोर देते हैं। अगला जो पॉइंट है कि कवायद की तदरीस के लिए इस्तक़राई तरीका बेहतर तरीक़ेकार है, क्योंकि इसमें बच्चों को मिसालों से उसूल की तरफ ले जाया जाता है। अब इस्तक़राई तरीका में बच्चों के सामने पहले मिसाल पेश की जाती है। जब मिसाल अलग अलग मुख्तलिफ़ तरह की मिसाल उनको पेश कर देने के बाद उनके वसूल बताए जाते हैं। ठीक, जैसे कि क्या है कि इस तरीक़ेकार में ख़ास से आम, अब ये वसूल बताए जा रहे हैं कि जो इस्तक़राई तरीका के वसूल जो है, ख़ास से आम की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ, ठोस से मुजर्रद की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ और आसान से मुश्किल की तरफ उसूलों पर अमल किया जाता है। ये सब के सब क्या है, इस्तक़राई तरीके के उसूल है कि ख़ास से आम की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ, ठोस से मुजर्रद की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ और उसूलों, ये सब के सब क्या है और इसी उसूलों पर मबनी है। कौन, इस्तक़राई तरीका। जिन लोगों ने क्या है कि इस्तख़राजी तरीका और इस्तक़राई तरीका का जो मुकम्मल वीडियो जो बनाया गया है उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है वह एक बार ज़रूर जाकर देख लें, कि उसको क्या है कि उसमें मिसालों के ज़रिए भी वाज़े किया गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस तरीक़ेकार में तलबा के सामने कुछ मिसालें पेश की जाती है, फिर वो लोग उनका तज्ज़िया करके आम वसूल निकालते हैं। यानी जो बच्चों के सामने क्या है कि तलबा के सामने कुछ मिसालें पेश की जाती हैं, फिर बच्चे ही उसका तज्ज़िया करने के बाद कोई आम उसूल निकालते हैं, यानी तलबा खुद इल्म की तफ्तीश की कोशिश करते हैं। यानी कि यह क्या है, तिफ़्ल मरकूज़ है। इस्तक़राई तरीका क्या है, तिफ़्ल मरकूज़ है। इसमें बच्चा या तलबा खुद करके सीखने पर जोर देता है और इल्म की तफ्तीश खुद के ज़रिए करता है। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है, इसकी मिसाल दी जा रही है, जैसे उस्ताद तख्ते स्याह पर कलम, राम, खूबसूरत, बिहार वगैरह लिख कर ये बता सकता है कि ये सभी इस्म की मिसालें हैं। यानी किसी फ़र्द, जगह, अशिया, जज्बात और खुसूसियात के नाम को क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। तो तख्ते स्याह पर पहले विभिन्न प्रकार के इस्म लिखे, जैसे कलम लिख दे, राम लिख दे, खूबसूरत लिख दे, बिहार लिख दे। ये सारे के सारे क्या मिसाल लिखने के बाद फिर क्या है कि उस्ताद तलबा से ये कहे कि ये सब के सब क्या है, ये इस्म की मिसालें हैं। फिर उसके बाद क्या है, इस्म की तारीफ़ बताए। तो ये क्या होता है, इस्तख़राई तरीके में होता है। पहले मिसाल पेश की जाती है, फिर उसके बाद क्या है कि उसकी तारीफ़ बताई जाती है। तो ये किस में होता है, इस्तख़राई तरीके में होता है। अगला जो सवाल है वह क्या है कि एक उस्ताद क्लासरूम में अपने तलबा को इस्म की तारीफ़ से रोशनास कराता है। गौर से देखिएगा कि एक उस्ताद क्लासरूम में अपने तलबा को इस्म की तारीफ़ से रोशनास कराता है। अब देखिए पहले यहाँ पे नियम बता दिया, रूल बता दिया, फिर उसके बाद उनके सामने उनकी मिसालें पेश करता है। पहले क्या तारीफ़ बताई, फिर उसके बाद उसकी मिसालें पेश की। वह कवायद की तदरीस का कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, वह कवायद की तदरीस का कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या वो उसूल का तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा है, या इस्तक़राई तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा है, या इस्तख़राजी तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा है, या रास्त तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, इस्तख़राजी तरीका। इस्तख़राजी तरीके में क्या है कि पहले नियम बता दिए जाते हैं, पहले रूल बता दिए जाते हैं, पहले फार्मूलाज वगैरह बता दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसी से मुताल्लिक़ क्या है तरह तरह की मिसालें बच्चों के सामने पेश करके उनको क्या है कि उसकी लर्निंग कराई जाती है, उसको कवायद की तदरीस कराई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में से किस तरीक़ेकार के ज़रिए इब्तदाई सतह पर ज़बान की तदरीस के मकासद, इज़हार की सलाहियत और तख्लीक़ी सलाहियत तीनों का फ़रोग़ होता है। यानी किस तरीक़ेकार के ज़रिए इब्तदाई सतह पर ज़बान की तदरीस के मकासद भी हो, इजहार की सलाहियत भी हो और तख्लीक़ी सलाहियत हो, इन तीनों का एक साथ फ़रोग़ होता है। किस तरीक़ेकार के ज़रिए, क्या किंडरगार्टन के तरीक़ेकार के ज़रिए, डाल्टन तरीक़ेकार के ज़रिए, या प्रोजेक्ट तरीक़ेकार के ज़रिए, या मॉन्टेसरी तरीक़ेकार के ज़रिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, किंडरगार्टन तरीक़ेकार के ज़रिए। अब किंडरगार्टन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं, और ये क्या है कि ये इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किंडरगार्टन क्या होता है कि किंडरगार्टन सिस्टम यानी किंडरगार्टन तरीक़ेकार
फ्रोबेल एक जर्मन माहिर तालीम थे जो क्या किंडरगार्टन सिस्टम के मूजिद के तौर पर मशहूर हैं। अब क्या है कि ये भी पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन सिस्टम प्रणाली क्या है, किसने दिया है, तो वह क्या है कि फ्रोबेल का ईजाद किया हुआ है, कि जो कि क्या है जर्मन माहिर तालीम थे। किंडरगार्टन का लफ्ज़ी मतलब जर्मन में अब देखिए ये जर्मनी लफ्ज़ है। कौन? किंडरगार्टन क्या है? जर्मनी लफ्ज़ है। इसके जो माने हैं वह क्या है? बच्चों का बाग। ठीक। अब यहाँ से क्या है, इम्तिहान की दृष्टि से अहम नुकात के बारे में बात की जा रही है कि पहला पॉइंट क्या है कि किंडरगार्टन की सरगर्मियाँ इस ख्याल की बुनियाद पर डिज़ाइन की गई थी कि बच्चे खेल के ज़रिए बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। बच्चों को जो भी इक्तिसाब करना हो, बच्चों को जो भी आमोजिश कराना हो, बच्चों को जो भी तालीम देना हो, किंडरगार्टन का ख्याल ये था, ये बुनियादी ख्याल था कि बच्चों को खेल के ज़रिए उनको सिखाया जाए, उनको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का बर्डन ना पड़े, बोझ ना पड़े, बल्कि खेल के ज़रिए बच्चों को सिखा दिया जाए। ये किंडरगार्टन का क्या है, अहम तसव्वुरातों में से एक तसव्वुर ये भी था कि बच्चों को खेल के ज़रिए समझा दिया जाए, जिसके मुजिद कौन है? फ्रोबेल है। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या है कि उस्ताद खुसूसी मवाद फराहम करके खेल की रहनुमाई करता है। अब देखिए क्या है कि बच्चों को क्या किंडरगार्टन में क्या किया जाता है कि जो मवाद होता है, जो विषय वस्तु होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या है कि वो खुसूसी यानी जिसका ज्ञान देना चाह रहा है, जिसका इल्म बच्चों को देना चाह रहा है, वो क्या है खेल के ज़रिए सिखाता है। और खेल के ज़रिए बच्चे खेलते हैं, लेकिन उस खेल की जो रहनुमाई करता है वो कौन करता है? उस्ताद करता है। कौन करता है? उस्ताद करता है, जिसमें कुदरती अशिया भी शामिल होते हैं। अब ये इस खेल में क्या है कि बच्चों के साथ कुदरती अशिया भी शामिल किए जाते हैं कि उनको उस खेल में शामिल किए जाएं। और फिर उसके बाद किंडरगार्टन में जो बच्चे के जो स्कूल का हिस्सा होते हैं, यह इब्तदाई बचपन की तालीम के प्री स्कूल का सिस्टम का हिस्सा है। जब बच्चे अभी स्कूलों में नहीं जाते बल्कि क्या प्री स्कूल जैसे यूकेजी एलकेजी वगैरह जो है, ये प्री स्कूल सिस्टम का हिस्सा है। जो किंडरगार्टन क्या है, यूकेजी एलकेजी जो अपर किंडरगार्टन और लोअर किंडरगार्टन, ये फ्रोबेल के ज़रिए जो दिया गया था, ये क्या है कि ये इब्तदाई बचपन की तालीम के प्री स्कूल का सिस्टम है। बच्चों आप देखिए किंडरगार्टन का जो हकीकी जो मकसद था वह यही था कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाए, उनको पढ़ने पढ़ाने का कोई भी बोझ ना दिया जाए उनको किसी भी प्रकार से, बल्कि क्या है कि उनको इस तरीके से मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तैयार कर दिया जाए कि वो स्कूलों में आना शुरू कर दें। तो वही क्या है, ये इब्तदाई बचपन की तालीम के प्री स्कूल का सिस्टम है। बच्चे उमूमन 2 साल से 7 साल की उम्र के दरमियान किसी भी वक्त किंडरगार्टन जा सकते हैं। आप देखिए बच्चा जो साइकोलॉजी ये कहता है कि बच्चे का जो एडमिशन होना चाहिए वो 6 साल में होना चाहिए, बच्चों का पहली क्लास में 6 साल में होना चाहिए, लेकिन क्या ये 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र में किसी भी समय वह किंडरगार्टन जा सकता है। यहाँ खेल के ज़रिए बच्चों की बामकसद तालीम दी जाती है। किंडरगार्टन में जो भी तालीम दी जाती है, जो भी इल्म फराहम किया जाता है, वह किसके ज़रिए दिया जाता है? वह खेल के ज़रिए दिया जाता है, खेल के ज़रिए दिया जाता है। जैसे कि आपको गिनती सिखाना है तो बच्चों को खेल में सिखा दिया जाए, बच्चों को अगर टेबल सिखाना है तो बच्चों को खेल में सिखा दिया जाए, बच्चों को अगर पोएम सिखाना है तो बच्चों को गा कर सिखा दिया जाए। तो ये क्या सारी एक्टिविटी, सारी सरगर्मियाँ क्या है, खेल के ज़रिए बच्चों को सिखा दी जाती है। किसमें? किंडरगार्टन में। ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि बच्चों को किंडरगार्टन भेजा जाता है, बच्चों को किंडरगार्टन भेजा जाता है ताकि वह एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बातचीत करें और खेलना सीख सकें। अब देखिए जो उनको किंडरगार्टन का भेजने का जो ये भी मकसद है कि वो आपसी तालमेल भी बनाएं, एक दूसरे से बातचीत करें, जिससे कि क्या है कि वह इजहार की सलाहियत उसके अंदर नशोनुमा होगी। दूसरे से बातचीत करेंगे, दूसरे से गुफ्तगू करेंगे तो वह एक तो उसकी मादरी ज़बान भी विकसित होगी और साथ साथ उनकी जो अदर समाज के लोगों की ज़बान है वो भी उसको सीख सकेंगे। तो उसमें क्या अच्छी तरह से बातचीत करना और खेलना सीख सकेंगे, उसमें किसमें? किंडरगार्टन में। ठीक। फिर अगले में कहा जा रहा है कि एक उस्ताद उन्हें बहुत सा मवाद फराहम करता है और यहाँ वो बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। किंडरगार्टन में बच्चों के सामने उस्ताद केवल एक ही मवाद फराहम नहीं करता बल्कि बहुत ज़्यादा मवाद फराहम करते हैं और वह यहाँ अलग अलग एक्टिविटी में सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। कौन? बच्चे, जिससे बच्चों की तख्लीकी क़ुव्वतों का फ़रोग़ होता है, जिसके ज़रिए बच्चों में तख्लीकी क़ुव्वत पैदा होती है।
जब वो अलग अलग सरगर्मियों में अलग अलग मवाद को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी क्या है, क्रिएटिविटी या सृजन क्षमता क्या होगी, विकसित होगी। और फिर उसके बाद क्या है कि बच्चों को ज़बान सीखने, अल्फाज पढ़ना सीखने और मानी समझने की तरकीब दी जाती है। किंडरगार्टन में बच्चों को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से अल्फाज को बोला जाए और किस तरीके से मानी को समझा जाए, इसके लिए भी क्या है, मोटिवेट किया जाता है। तो ये भी ठीक। फिर अगला पॉइंट जो है कि यहाँ पहली बार उन्हें बाकायदगी से खेलने और बच्चों के एक ही ग्रुप के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। अब जब बच्चा जब घर में रहता है तो उनको ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन जब वो किंडरगार्टन अर्थात क्या यूकेजी एलकेजी में जब वो एडमिशन लेता है 2 से लेकर 7 साल के बीच में, तब जब वहाँ जाएगा तो उसका एक ग्रुप बनेगा, यानी उसकी मित्र संगति भी क्या बढ़ेगी और लोगों से तालमेल भी बिठाएगा, तो दोस्तों से बातचीत करने का मौका भी मिलता है, जिससे उनके इजहार ख्याल की नशोनुमा होती है। जो इजहार की सलाहियत है इसकी नशोनुमा होती है, यानी क्या है कि वह अपनी बात दूसरों के समक्ष रखने के लिए सक्षम या काबिल बन जाता है। वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है आसानी के साथ। ये क्या है, किंडरगार्टन का भी एक मकसदों में से एक मकसद है। ठीक। फिर जो अगला सवाल ये कहता है कि उस्ताद अपने बच्चों को सीखने की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए मुतहर्रिक करता है। इस वाले सवाल में ये कहा जा रहा है कि बच्चों के सामने उस्ताद जो है सीखने की जिम्मेदारी, यानी क्या है कि वह सीख जाए, इसके लिए वो तरह तरह के मोटिवेशन देता है, बच्चों को तरह तरह के मोटिवेशन देता है। उसे क्या कहा जाएगा? क्या तिफ़्ल मरकूज़, उस्ताद मरकूज़, आमोजिश मरकूज़, किताब मरकूज़? तो क्या है कि जो हमारा सही जवाब होगा वह क्या होगा, तिफ़्ल मरकूज़। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड हो जाएगा, जिसमें क्या है कि उस्ताद अपने बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, मुतहर्रिक करता है या अभिप्रेरित करता रहता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, जैसे तिफ़्ल मरकूज़ तरीके तदरीस वही होता है कि जिसमें हम बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हैं, बच्चों की इच्छा को ध्यान में रखते हैं, बच्चों की ज़रूरियात को ध्यान में रखते हैं, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इनफरादी खुसूसियत को भी ध्यान में रखा जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए तरीके तदरीस का प्लान बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तिफ़्ल मरकूज़ होता है। जिसमें क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वह सरगर्म होकर अपने आप को उसमें मुलविस करते हैं, यानी उसमें भाग लेते हैं, किसमें, उस तदरीसी माहौल में। दूसरा ऑप्शन जो है कि उस्ताद मरकूज़ जैसे शिक्षण विधियां होती हैं कि जिसमें जो प्रथम स्थान होता है वो टीचर का होता है, और क्या है कि निष्क्रिय अवस्था में बच्चे क्या है केवल श्रोता का अंजाम दे, यानी समाअत करते हैं, उसको सुनते हैं और सुनकर इल्म हासिल करते हैं। जैसे कि लेक्चर मेथड ये क्या है कि ये उस्ताद मरकूज़ एक विधि है। इसी तरीके से अगर प्लेवे मेथड ये तिफ़्ल मरकूज़ है। उस्ताद जैसे कि बयानिया तरीका ये क्या है, उस्ताद मरकूज़ है। इसमें क्या है कि उस्ताद बच्चों को इल्म देता है, बड़े से बड़े मौजू को क्या है कि वो लोगों तक पहुंचाता है, तो ये क्या उस्ताद। आमोजिश मरकूज़ सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आमोजिश पर ध्यान दिया जाता है। किताब मरकूज़ किताबों के ज़रिए बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, इल्म दिया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा, तिफ़्ल मरकूज़। इसमें क्या है, बच्चों की इच्छा के अनुसार, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के जो उद्देश्य लेकर उस क्लासरूम में या उस शिक्षण विधि में सम्मिलित हुए हैं उनके ध्यान में रखते हुए हम जब शिक्षण विधि को आयोजित करते हैं यानी अंजाम देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तिफ़्ल मरकूज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे मुतहर्रिक की बात की गई है कि उस्ताद अपने बच्चों को सीखने के जिम्मेदारी कबूल करने के लिए मुतहर्रिक करता है, तो वह क्या होगा, वह तिफ़्ल मरकूज़ होगा। क्या होगा, तिफ़्ल मरकूज़ होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतरी तालीमी तदरीस है। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। कौन सी है, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, या इनमें से सभी। अब देखिए, जब बच्चों को ज़बान की तालीम दी जाए, और जो बच्चों को ज़बान की तालीम दी जाए तो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जो कमज़ोर होंगे, यानी कह लो कि मंदबुद्धि बालक होंगे या एवरेज होंगे, और बहुत से बच्चे प्रतिभाशाली बालक होंगे। जो छिड़ बुद्धि वाले और जो मंदबुद्धि बालक वाले जो कमज़ोर बदतलबा होते हैं, उनको ज़बान की तफ़हीम करने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनको कमज़ोरी की वजह से उनकी ज़हनी सलाहियत नहीं होती, उनकी ज़बान की तालीम सही से नहीं होती, या तो उसका बैकग्राउंड
साउंड सही से नहीं होता, या तो वो क्या है सीखने में क्या है कि धीमी गति के होते हैं, तो ये सब के सब क्या है कमज़ोर बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। जो तालिब इल्म होते हैं ऐसी सूरत में क्या है जब ज़बान की तालीम दी जाए तो तलबा के कमज़ोर तलबा के लिए बेहतरीन जो तालीम होगी वो क्या है कि तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। अब देखिए ये थोड़ा सा ओड सा लग रहा है, लेकिन यही सवाल इसका जवाब सही हो। जब ज़बान की तदरीस में कमज़ोर तलबा को ध्यान दिया जाए तो उनको व्यक्तिगत यानी पर्सनल ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम पूरे ग्रुप के एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या है कि विशेषकर उन तलबा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, कमज़ोर तलबा पर तो क्या है कि इनफरादी खसूसियत के आधार पर बुनियाद पर तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाया जाए, कि अब कमज़ोर तलबा है उनको अलग कर दिया जाए और जो थोड़ा सा प्रतिभाशाली बालक हैं या एवरेज बालक हैं उनको अलग से तालीम दिया जाए। जो कमज़ोर तलबा जैसे कि रिमीडियल क्लासेस होते हैं ये क्या है कमज़ोर तलबा को इस वजह से दिए जाते हैं ताकि वह क्या है एवरेज या औसत बालकों के साथ आ जाएं, औसत बालकों के साथ। तो वही क्या उनको रिमीडियल क्लासेस दिया जाए या एक्स्ट्रा क्लासेस दिए जाएं या उनको होम ट्यूशन दिया जाए, उनको अलग से परामर्श या निर्देशन या रहनुमाई की ज़रूरत होती है अलग से। पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं, एक साथ पढ़ाना नहीं, बल्कि क्या है कि इनमें जो सही जवाब होगा क्या होगा तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तहतानिया और उस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। अब जो क्या है कि जो प्राइमरी का बच्चा है और जो मिडिल का बच्चा है, जब वह इस सतह का बच्चा है जब वह ज़बान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए उनको ज़बान सीखने की तरफ जब मरगूब किया जाए, रागिब किया जाए, माइल किया जाए, आकर्षित किया जाए, तो वह तरीका वह क्या ज़रूरी है? क्या तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत दी जाए? क्या तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराया जाए? या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए? या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए? तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या है कि तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराया जाए। अब देखिए जो प्राइमरी बच्चे हैं उनको ज़्यादा पढ़ने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि क्या है वही रिपीट करवाया जाता है जो पढ़, बाद में उनका इमला भी सही हो जाएगा, बाद में वो लिखने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। लेकिन जो शुरुआती तहतानिया और उस्तानिया में जो बच्चों को ज़्यादातर किया जाए तो वह क्या है कि तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराया जाए, वही शब्द, वही अल्फाज, वही वाक्य, वही सेंटेंस, वही जो कथन होता है बार बार उनसे मुंह से दोहरवाया जाए। इससे भी क्या है कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी दूर होगा और उनकी ज़बान की लुकनत भी दूर होगी और उसको किस तरीके से अदा किया जाए इसकी भी तफ़हीम होगी। तो तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुंदरजा झेल में कौन सा तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है, दूसरी ज़बान सीखने में। और क्या है कि जो हमारे सामने जो मुद्रित पुस्तकें होती है, तबाशुदा जो मतन होते हैं, इसके इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। क्या वह फितरी तरीक़ाकार है, ज़बान की वसाअत है, कवायदी तर्जुमे का तरीका है या माशी तरीका है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ज़बान की वसाअत। अब देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है क्या है कि जो हमारे सामने जो तबाशुदा जो मतन होते हैं, क्या इसके बगैर अगर आप कोई भी दूसरी ज़बान बच्चों को सिखाया जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ज़बान में वसाअत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वह अच्छी दस्तरस नहीं रखते हैं, तब क्या होगा कि तलबा को अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं है। क्या तलबा रटने या और याद करने की आदत को बढ़ावा देते हैं? क्या तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है? इनमें से सभी। देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर तलबा को किसी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाए, जैसे कि क्या हिंदी का क्लास चल रहा है, आप कंटिन्यू इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर इंग्लिश का क्लास चल रहा है कंटिन्यू शुद्ध उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उर्दू का क्लास चल रहा है उसमें हिंदी और इंग्लिश के ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या इंग्लिश और हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जिस पर वो अच्छी दस्तरस नहीं लगी, यानी वो उर्दू जानता है अच्छा, लेकिन आप जिस ज़बान में पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उसका अच्छा जानकार नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? क्या तलबा को अच्छी
तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं है। सही बात है कि जब ऐसी ज़बान में पढ़ाया जाए कि जिसको ज़बान से वह नामालूम है, नहीं पता है उसको ज़बान, तो वह तलबा उस क्लासरूम में अपने जहन को नहीं लगा पाएगा। दूसरे में क्या, तलबा रटने और याद करने की आदत को बढ़ावा देगा। सही बात है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो बच्चा क्या है, रटने पर जोर, चलो नहीं समझ में आ रहा है तो रट ही लिया जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो रट ही लिया जाए। तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती, बिल्कुल सही है कि ऐसी सूरत में क्या है कि बच्चा ऊब जाता है और वह क्या है उस क्लास को छोड़कर भागने के लिए क्या है मोटिवेट हो जाता है कि ऐसी क्लास नहीं समझ में आए। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माँ का दूध क्या है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए, एक बेहतर तरक्की के लिए, एक बेहतर नशोनुमा के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये कौल किसका है? क्या राजर्षि टंडन का है, रायबर्न का है, महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है? तो ये क्या है कि जो कथन है वह किसका है? महात्मा गांधी जी का है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है कि जितने की माँ का दूध। ये किसका कथन है? वो महात्मा गांधी जी का कथन है। अब जैसे कि वर्धा बेसिक एजुकेशन कमीशन देखेंगे, वर्धा स्कीम देखेंगे, जो कि क्या है एक तरीक़ेकार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो बुनियादी तालीम, जो प्राइमरी तालीम दी जाए बच्चों को, वह किस में दी जाए? वो मादरी ज़बान पे दी जाए। और वह क्या है कि फिर उसके बाद उनके बहुत सारे उसूल बताए गए हैं। किसी दिन इंशाल्लाह क्या है कि उस पर भी वीडियो आप लोगों को दी जाएगी कि वर्धा स्कीम महात्मा गांधी जी ने अपने कौन कौन से तस्वुरात को पेश किया, तो उसमें क्या हस्तकला पे आधारित होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि इस तरीके के बहुत से तस्वुरात को पेश किया था किसमें? मादरी उसमें वर्धा स्कीम में महात्मा गांधी जी ने। उन्हीं वर्धा स्कीम ही में क्या है ये कहा था कि इंसान के बेहतर तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ेकार तदरीस के लिए है? मुंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है? मखसूस तरीक़ेकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार, उभारने का तरीक़ेकार, या इनमें से सभी? अब देखिए पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में कौन सा ऐसा तरीका है जो तदरीस के तरीक़ेकारों में से उसका शुमार होता है। तो क्या मखसूस तरीक़ाकार ये भी शुमार होता है, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार इससे भी शुमार होता है, बच्चों को उभारने का तरीक़ाकार ये भी शुमार होता है, और क्या है? तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? तरीक़ेकार है किसके? तदरीस के। कि मखसूस स्पेसिफिक मेथड होता है, इंजॉयमेंट मेथड होता है, और फिर उसके बाद क्या है कि मोटिवेटेड, ये भी क्या है कि ये सब के सब तरीक़ेकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? अब देखिए ऐसे आलात, ऐसे तरीक़ेकार जिसको केवल सुनकर सीखा जाए या तो देख कर सीखा जाए, बसरी और समी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? क्या दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है? दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए। अब देखिए जब सुनेंगे तो अच्छा तलफ़ुज़ करेंगे ही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निसाब तालीम एक तरीका है जिससे मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, या मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद मिलती है। जो बच्चों को निसाब की तालीम दी जाती है वह एक तरीका है। किसका तरीका है? कि मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। जब देखिए जब निसाब हमारे सामने आता है तो उस निसाब से हमारी मुश्किलात भी हल होती है। और मुश्किलात क्या होती है कि जिस मकसद को लेकर आप उस क्लास में बैठे हैं उन मकसद की हुसूलियाबी किसके ज़रिए होती है? निसाब के ज़रिए होती है। निसाब हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि हमें किस दिशा में चलना है, किस सिमत चलना है। अगर टीचर के हाथ में निसाब न होगा तो वह कभी भी क्या है कि टू द पॉइंट आपको दर्स व तदरीस कराने में क्या है सक्षम ही नहीं होगा, काबिल ही नहीं होगा। तो इसी वजह से निसाब क्या होता है? मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। मुश्किलात निसाब तालीम का जो एक तरीका है, निसाब तालीम का एक तरीका है किसके लिए? मुश्किलात हल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकद्दर का मुतरादिफ क्या है। मुकद्दर का मुतरादिफ, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके के पूछ देता है कि उसमें कि मुकद्दर का मुतरादिफ क्या है, आफ्ताब का मुतरादिफ क्या है, या हसीब का मुतरादिफ क्या है, अदीब का मुतरादिफ क्या है, बेईमानी का मुतरादिफ क्या है। तो बहुत से मुतरादिफ अल्फाज भी आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मुकद्दर का मुतरादिफ क्या है, क्या हसीब है, अदीब है, नसीब है या करीब है। देखिए मुकद्दर का जो मुतरादिफ है वो क्या है, नसीब है। क्या है, नसीब। मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं थी, मेरे मुकद्दर में ये चीज़ें नहीं थी, ये दोनों लफ्ज़ बोला जाता है। तो ये क्या है, मुकद्दर का मुतरादिफ। मुतरादिफ यानी एक माने देने वाले, एक जैसे, हम और जैसे मुतजाद ये उसका उल्टा हो जाता है, लेकिन मुतरादिफ क्या नहीं, एक जैसे मानी देने वाले, तो वह कौन सा है, नसीब है। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान की तरक्की पर, ज़बान की तरक्की पुरअसरअंदाज होती है। ज़बान की तरक्की पुरअसरअंदाज होती है किससे, तंदुरुस्ती से, दानिश्वरी से, इनफरादी अख्तिलाफ़ात से, इनमें से सभी। अब देखिए ज़बान की जो तरक्की होती है ये जो इफ़ेक्टिव होती है किससे होती है, ये तंदुरुस्ती भी होती है। क्यों, क्योंकि अगर हेल्दी बच्चा होगा तो हेल्दी बच्चों की ज़बान की नशोनुमा सही प्रकार से होगी। अगर बुद्धिमान बच्चा होगा, दानिश्वर बच्चा होगा, तो वह क्या है कि उसकी ज़बान की तरक्की भी सही होगी। अगर वह इनफरादी अख्तिलाफ़ात यानी जिसको हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, बहुत प्रतिभाशाली बालक होगा, वो क्या है कि बहुत तेज़ तर्रार बालक होगा, उनकी खुसूसियात एक दूसरे से भिन्न होगी, तो ऐसे लोग बालकों की, ऐसे बच्चों की, ऐसे तलबा की ज़बान की तरक्की जो होती है सही होती है। तो ये सारी की सारे तीनों क्या है कि ये ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। तंदुरुस्ती है, दानिश्वरी है और इनफरादी इख्तिलाफ़ात जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं, ये सब के सब क्या है, इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए तंदुरुस्ती अगर सही नहीं होगी तो वह क्या है कि ज़बान की तरक्की भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत शुरुआत से ही बीमार पड़ रहा है, शुरुआत से ही उसको तरह तरह की बीमारियों ने घेरा है, तो ऐसे बालकों की ज़बान की नशोनुमा जो होगी धीमे गति से होगी। और दूसरा क्या, बुद्धि, मंदबुद्धि बालकों की जो ज़बान की तरक्की होती है वह कम गति के साथ होती है, लेकिन वही दानिश्वरी यानी प्रतिभाशाली बालकों की जो ज़बान की तरक्की होती है वह भी क्या है इसमें। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि जेंडर है, ये भी ज़बान की तरक्की पर पूरा असरअंदाज होता है। और फिर उसके बाद माहौल है, फिर क्या है, गरीबी है, ये सब के सब क्या है ज़बान की तरक्की को असरअंदाज करते हैं। और फिर जो तीसरा कि इनफरादी इख्तिलाफ़ात क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी क्या है कि ये भी आपके ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और आखिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में ज़बान की महारतें दी गई हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। दर्ज झेल में ज़बान की महारतें दी गई है, सही ज़बान के सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहले में कहा जा रहा है कि बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। दूसरे में कहा जा रहा है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तीसरे में कहा जा रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चौथे में कहा जा रहा है लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। अब इसमें कौन सी ज़बान की महारत क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से या सीरियल वाइज सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखिए जो ज़बान की महारतें हैं, ज़बान बच्चा सीखता कैसे है, तो सर्वप्रथम में क्या है कि वह अपने आसपास लोगों की आवाज़ों को सुनता है, चाहे वह माँ बाप की आवाज़ें हों, चाहे वह चिड़ियों की आवाज़ें हों, चाहे वह गाड़ियों की आवाज़ें हों, चाहे वो घोड़ों गधों की आवाज़ें हों, तरह तरह की आवाज़ें शुरू में वो सुनता है। सबसे पहले वह सुनता है। जब वो तरह तरह की आवाज़ों को सुन लेता है तो वह क्या है कि वह बोलना शुरू करता है। शुरुआत में वह क्या है, ऊट पटांग अशुद्ध लफ्ज़ बोलते हैं, अशुद्ध वाक्य बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उर्दू में मुहम्मल अल्फाज का इस्तेमाल वो शुरुआत में करता है। फिर लास्ट में जब वो बोलना शुरू करता है तो वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना सीखता है। वह तरह तरह के अल्फाज को पढ़ना सीखता है, तरह तरह के वाक़यात कहानियों को पढ़ना सीखता है। जब वो पढ़ना सीखने लगता है तो उसी के साथ साथ क्या है वो लिखना। ऐसा नहीं है कि एक सलाहियत, एक ज़बान की महारत सीखने के बाद दूसरी बंद हो जाए, बल्कि ये सब के सब साथ ही लास्ट में ये सब के सब साथ चलना शुरू हो जाती है कि सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक।
तो क्या है कि आज का सेशन, आज का प्रैक्टिस सेट पहला यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह क्या इसी तरीके के आगे भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जब तक कि आप लोग सीटेट की तैयारी करें। और ये सारे के सारे सेशन क्या है आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मेहनत को जारी रखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के साथ, या तो वो जो हम लोगों का जो प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्या है कंटेंट के साथ जिसमें मवाद भी थ्योरी भी कराई गई है। आप जिन लोगों ने वो क्या है प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो क्या है प्लेलिस्ट देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट को एक अलग से प्लेलिस्ट के तौर पे जोड़ दिया जाएगा। तो आप क्या है कि वहाँ से पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। खुदा हाफिज़।